हेलो फ्रेंड, स्टडी स्पार्क इसके में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम 5 यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है पेमेंट डिजाइन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना, एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर इज एक्सीड। मतलब कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बना रहा है कितना मीटर से ज़्यादा हो जाएगा ना उसका लंबाई, कि ताकि हमको एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़े। देखिए तो कितना मीटर, देखिए 45, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी कि मोर देन 45 मीटर। अगर 45 मीटर से मेरा लेंथ ज़्यादा है कंक्रीट स्ट्रक्चर के, तब हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट देंगे। ठीक है ना। एक्सपेंशन जॉइंट और मिड स्ट्रक्चर सेपरेशन डिजाइन टू रिलीज स्ट्रेस ऑन स्ट्रक्चर कॉज बाय स्ट्रक्चर मूवमेंट इंट्रोड्यूस बाय। देखिए कह रहा ना, एक्सपेंशन जॉइंट और मिड स्ट्रक्चर सेपरेशन डिजाइन, मतलब उसको मिड में थोड़ा सा सेपरेशन करते हैं स्ट्रक्चर के टू रिलीज, ताकि जो टू रिलीज स्ट्रेस को क्या कर सके, रिलीज यानी कम कर सके, रिलीज ऑन स्ट्रक्चर कॉज बाय द मूवमेंट इंट्रोड्यूस बाय। देखिए थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कॉज बाय द थर्मल चेंज। जैसे देखिए थर्मल एक्सपेंशन, मतलब थर्मल एक्सपेंशन कहने का मतलब है ना कि जैसे का टेम्परेचर चेंज हो गया तो कंक्रीट में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा जिसके कारण कंप्रेशन देखने को मिलेगा। और टेम्परेचर अगर घट गया तो फिर क्या मिलेगा जी, तो सर टेम्परेचर घट गया तो जिसके कारण टेंशन देखने को मिलेगा। इसी को कम करने के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए, एक्सपेंशन होता है इसको कम करने के लिए हम लोग को क्या देते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। फिर देखिएगा ना, सोवे कॉज बाई विंड और सिस्टमेटिक इवेंट होता है। एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर इज एक्सीड। कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर बनाना उसका लंबाई अगर एक्सीड कर गया 45 मीटर से ज़्यादा, तब आपको एक्सपेंशन जॉइंट देना होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ना, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसिडरेबल डिजाइनिंग रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट को डिजाइन करते हैं तो हम लोग किस आइटम का कंसिडर नहीं करता। ऑप्शन देखिए, सेंटर ऑफ लाइन, सेंटर ऑफ द पैनल, एज ऑफ द पैनल, कॉर्नर ऑफ द पैनल और ड्यूअल बार बिटवीन एज। अब किसको देखिए, किसको हम लोग रिजिड पेमेंट को डिजाइन करते हैं तो किस चीज़ का कंसीडर नहीं करते थे सर, सेंटर ऑफ पैनल को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। देखिए है ना, देयर आर थ्री टाइपिकल लोकेशन, नेमली इंटीरियर एज, कॉर्नर एज, वेयर डिफरेंट कंडीशन ऑफ स्लैब कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करता है। देयर लोकेशन और टर्मेड हैज क्रिटिकल लोड पोजीशन। ये जो लोकेशन है टर्मेड है क्रिटिकल लोड पोजीशन कराना। द इन कॉम्बिनेशन ऑफ व्हील लोड एंड टेम्परेचर, व्हील लोड का कराना, इन कॉम्बिनेशन ऑफ व्हील लोड और टेम्परेचर एज रीजन इज मोस्ट क्रिटिकल, हेंस डिजाइनिंग इज डन यूजिंग एज रीजन स्ट्रेस एंड हाउएवर चेंजिंग इट्स डन फॉर कॉर्नर रीजन। देखिए फिर से ये बात को पहले पूरी तरह से समझिए। देखिए बोल रहा ना, देयर इज थ्री टिपिकल लोकेशन, नेमली इंटीरियर एज, पहला आएगा इंटीरियर एज और कॉर्नर, इंटीरियर एज और कॉर्नर, वेयर डिफरेंट कंडीशन ऑफ स्लैब कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करता है। लोकेशन और टर्मेड हैड क्रिटिकल लोड पोजीशन। लोकेशन हम लोग किस में देखने का सर, क्रिटिकल लोड पोजीशन में देखने को मिलेगा। फिर कह रहा ना, ओके इन कॉम्बिनेशन ऑफ व्हील लोड इन कॉम्बिनेशन ऑफ व्हील लोड और टेम्परेचर, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन है किसका, तो सर व्हील लोड और टेम्परेचर, तो हमको एज रीजन इज मोस्ट क्रिटिकल, हमको क्या देखने को मिलेगा, एज रीजन देखने को मिलेगा। एज रीजन इज मोस्ट क्रिटिकल, डिजाइनिंग इज डन यूजिंग द एज रीजन स्ट्रेस। फिर हम लोग जो डिजाइन करेंगे किस बेसिस पे करेंगे, तो सर डिजाइनिंग इज डन फॉर एज रीजन स्ट्रेस, एज रीजन के स्ट्रेस से हम लोग डिजाइन करेंगे, एज रीजन स्ट्रेस। हाउएवर चेकिंग इज डन फॉर कॉर्नर, कॉर्नर को क्या करेंगे,
चेक-इन को डाउन करेंगे। तो देखिए कह रहा है ना, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट कंसीडर डिजाइनिंग रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट को हम लोग डिजाइन करते हैं तो सेंटर ऑफ पैनल को कंसीडर नहीं करते। कंसीडर किसको करते हैं? तो सर एज को करते हैं। एज ऑफ पैनल को क्यों करते हैं सर? कंबाइंड होता है, लोड और टेम्परेचर दोनों को अगर ले रहे हैं तो हम लोग एज रीजन को कंसीडर करके डिजाइन करेंगे। फिर कह रहा ना, कॉर्नर ऑफ पैनल को कंसीडर करेंगे। उसके बाद के ड्यूअल बार बिटवीन द एज, इसको भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है ना, इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट जॉइंट, कह रहा है ना, देखिए कर इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट जॉइंट सच हैज एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और प्रोवाइडेड इन सो। सही बात है, रिजिड पेमेंट में हम लोग दो को जॉइंट देते हैं, एगो एक्सपेंशन जॉइंट है, दूसरा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट क्यों देते हैं? क्योंकि सर जब मेरा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कंक्रीट में हमको कंप्रेशन देखने को मिलेगा, और फिर एक्सपेंशन होने के लिए अगर जगह नहीं रहेगा तो स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट जैसे जब वेदर कंडीशन रहता है, अगर टेम्परेचर घट जाएगा तो कंक्रीट में टेंशन देखने को मिलेगा, जिसके कारण श्रिंक होगा। इसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देते हैं। ठीक है, देखिए ड्यूअल बार का यूज हम लोग किस में करते हैं जी? एक्सपेंशन जॉइंट में। और देखिए ट्रांसवर्स जॉइंट में हम लोग ड्यूअल बार का यूज करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में हम लोग टाई बार का यूज करते हैं, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो कह रहा है ना, बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट इज नोन है। बॉटम पेमेंट का जो बॉटम मोस्ट लेयर होता है वो क्या होता है? तो देखिए हम लोग जो फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिज़ाइन करते हैं तो जनरली हम लोग 5 लेयर देते हैं। फ्लेक्सिबल पेमेंट का डिज़ाइन करते हैं तो कितने लेयर देते हैं? 5 लेयर देते हैं। सबसे पहले नीचे होता है सॉइल सबग्रेड, उसके बाद सब बेस कोर्स और सरफेस कोर्स। कितना लेयर देते हैं? तो सर 5 लेयर में हम लोग जनरली डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले सॉइल सबग्रेड होता है, उसके बाद सब बेस कोर्स देते हैं, उसके बाद फिर सरफेस कोर्स देते हैं। तो कह रहा है बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ पेमेंट। अब ऑप्शन पर देखिए तो कह रहा है ना, सब बेस कोर्स, सबग्रेड, बेयरिंग कोर्स और बेस कोर्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं? सबग्रेड देते हैं, सॉइल सबग्रेड देते हैं, उसके बाद सब बेस देते हैं। यानी ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी। ठीक, चलिए देख लेते हैं। देखिए कह रहा है ना, ए फ्लेक्सिबल पेमेंट इज वन that is made up of one or more layer of material the highest quality of material forming the top layer and transfer the load from top to bottom लेयर बाय ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टेक्ट। देखिए क्या कह रहा है ना, कि जब हम लोग फ्लेक्सिबल पेमेंट का बनाते हैं तो वन ऑफ द मेड ऑफ वन और मोर लेयर, माने एक से ज़्यादा लेयर में बनाते हैं। ठीक है, वन और मोर लेयर, एक लेयर में बनाते हैं या एक से ज़्यादा लेयर में हम लोग बनाते हैं। और जो हाईएस्ट क्वालिटी का जो मटेरियल होता है ना, उसको हम लोग टॉप में माने ऊपर में रखते हैं। ठीक है, जो लोड जो ट्रांसफ़र होता है ना, हम लोग टॉप से बॉटम माने ऊपर से अगर कोई गाड़ी का व्हील का लोड आया तो जो टॉप से जो बॉटम तक जो सॉइल तक जो लोड ट्रांसफ़र होता है वो कैसा होता है? ग्रेन टू ग्रेन, यानी पार्टिकल टू पार्टिकल होता है लोड ट्रांसफ़र। ठीक है, इसके बाद देखिए ना, करा ना, ए टाइपिकल फ्लेक्सिबल पेमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट। 4 कंपोनेंट तो होता है जनरली। ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट बनाते हैं तो कौन कौन? तो सबसे पहले होता है सर सॉइल सबग्रेड। सॉइल सबग्रेड में क्या आता है? सॉइल सबग्रेड कह रहा है ना, इट इज ए लेयर ऑफ नेचुरल सॉइल प्रिपेयर बाय रिसीव स्ट्रेस फ्रॉम द एबव लेयर। इट इज ए नॉर्मली टॉप नेचुरल सॉइल, मतलब वो कह रहा है ना कि इट इज ए लेयर ऑफ नेचुरल सॉइल प्रिपरेशन रिसीव स्ट्रेस। नेचुरल सॉइल होता है मैंने प्राकृतिक सॉइल होता है, जो कि टॉप नेचुरल मैंने अच्छा क्वालिटी का सॉइल होता है, जो स्ट्रेस को रिसीव करता है। एवब लेयर माने ये अपने से ऊपर वाला लेयर से ये स्ट्रेस को रिसीव करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए सब बेस की बात किया जाए ना, तो कह रहा ना, इट इज द बेस कोर्स होता है। कैसे होता है? बेस कोर्स होता है। ठीक है,
कह रहा है ना, प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइडेड स्ट्रक्चरल सपोर्ट में जो हम लोग जो पेमेंट बना रहे हैं तो स्ट्रक्चर का सपोर्ट करता है, इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। इम्प्रूव ड्रेनेज एंड रिड्यूस, देखिए ये ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है, बहुत बार पूछा कि इस कौन ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है, तो सबवेज कोर्स है जो क्या करता है, ड्रेनेज को इम्प्रूव करता है और रिड्यूस इंट्रक्शन ऑफ लाइन सबग्रेड एंड पेमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए बेस कोर्स की बात किया जाए तो क्या होता है, तो कह रहा है इट इज प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिलो द, कह रहा ना इट इज प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिलो द सरफेस कोर्स, यानी कहने का मतलब है ना सर कि जो हम लोग बेस कोर्स जो देते हैं ना उस सरफेस कोर्स को बिलो यानी नीचे देते हैं सबसे पहले। प्रोवाइडेड लोड डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूट, लोड को डिस्ट्रीब्यूट और कंट्रीब्यूट करने का काम करता है फॉर सब और सब। उसके बाद देखिए लोड का कंट्रीब्यूट और डिस्ट्रीब्यूट करता है टू सब सरफेस, और ड्रेनेज को भी काम करता है, सब सरफेस में क्या करता है, ड्रेनेज को भी काम करता है। उसके बाद देखिए सरफेस कोर्स की बात किया जाए तो क्या होता है, सरफेस को ये चीज़ डायरेक्टली, अच्छा सरफेस कोर्स है, सरफेस कोर्स क्या होता है, सबसे ऊपर में होता है, जो कि अभी हम आपको दिखाते हैं कैसा डिजाइन है। तो कारण इट इज डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विथ ट्रैफिक लोड, यानी जो ट्रैफिक जो गाड़ी चलता है रोड पे ना, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है सरफेस कोर्स का कारण। इट इज सुपीरियर क्वालिटी, मतलब ये बहुत अच्छा क्वालिटी का मटेरियल होता है कंपेयर टू बेस कोर्स, कराना। इट फंक्शन इट टू प्रोवाइड फ्रिक्शन, इट फंक्शन इज टू प्रोवाइड फ्रिक्शन स्मूथनेस ड्रेनेज। ये किसके की फंक्शन की बात किया जाता है, क्या क्या प्रोवाइड करता है सरफेस कोर्स जी, तो सर फ्रिक्शन को प्रोवाइड करता है, स्मूथनेस को प्रोवाइड करता है और ड्रेनेज को भी प्रोवाइड करता है कि ताकि मेरा पानी है जो सब ग्रेड में अंदर ना चल जाए पेमेंट में। इट इज मेड ऑफ डेंस ग्रेड, इट इज मेड ऑफ डेंस ग्रेड अस्फॉल्टिक कंक्रीट, किसका बना होता है, डेंस ग्रेड अस्फॉल्टिक कंक्रीट का बना होता है, ठीक है। अब देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद रिजिड पेमेंट के बारे में थोड़ा सा वहाँ देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, टॉप क्वालिटी का सॉइल रहता है नीचे, देखिए जिससे हम लोग सॉइल सबग्रेड बनाते हैं। उसके बाद क्या देते हैं, सब बेस कोर्स देते हैं, उसके बाद बेस कोर्स देते हैं, उसके बाद ऊपर में सरफेस कोर्स देते हैं, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए रिजिड पेमेंट की बात करें, इन केस ऑफ रिजिड पेमेंट लोड इज ट्रांसफर थ्रू लेयर टू लेयर। रिजिड पेमेंट में देखिए उसमें ग्रेन टू ग्रेन होता था, फ्लेक्सिबल में ट्रांसफर, और इसमें जो लोड जो ट्रांसफर होता है ना वो क्या होता है, लेयर टू लेयर, माने एगो स्लैब का लेयर है ना जी, तो उससे टॉप से बॉटम होता है, लेकिन लेयर टू लेयर होता है ट्रांसफर, ठीक है। कारण इट इज कंस्ट्रक्शन यूजिंग सीमेंट कंक्रीट, जो हम लोग रिजिड पेमेंट जो कंस्ट्रक्ट करते हैं बनाते हैं किससे बनाते हैं, तो सर सीमेंट कंक्रीट से बनाते हैं। एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी इन दिस केस इज प्राइमरी टू रिजिडिटी इन स्लैब, कराना देखिए समझिए पहले बात को, कराना लोड कैरिंग कैपेसिटी इन दिस केस इज प्राइमरी ड्यू टू रिजिडिटी इन स्लैब। रोज कैरी करता है किसके कारण करता है, रिजिडिटी के कारण करता है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कराना द कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट, कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम लोग सीमेंट कंक्रीट में क्यों देते हैं, देखिए जॉइंट पहले कितना होता है इसके बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिए। द कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन सीमेंट कंक्रीट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट कॉर्नर में हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, कराना। इसको देखिए शुड बी अ स्पेस एट द डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर अपार्ट इन केस ऑफ हग स्ट्रक्चर। उसके बाद कह रहा ना शुड बी लोकेटेड वेयर शेयर स्ट्रेस इज लार्ज, और शुड बी लोकेटेड बाय बॉन्डिंग
मूवमेंट इज लार्ज। तो देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला नंबर मेरा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कारण कंस्ट्रक्शन जॉइंट जो हम लोग देते हैं कॉर्नर एज में नहीं प्रोवाइड करते हैं। और शेयर स्ट्रेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो सर शेयर स्ट्रेस मिनिमम होना चाहिए, बेंडिंग मोमेंट भी मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, देखिए कंस्ट्रक्शन सबसे देखिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट की बात करें, कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइडेड विन एवर द कंस्ट्रक्शन वर्क स्टॉप टेम्पोरली। जैसे कहने का मतलब है ना सर कि देखिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइडेड विन एवर द स्ट्रक्चर वर्क स्टॉप टेम्पोरली। कहने का मतलब है ना, जैसे देखिए कोई भी आप स्ट्रक्चर के काम कर रहे हैं और थोड़ा सा टेम्पोरली स्टॉप करें। टेम्पोरली स्टॉप करने का मतलब है ना कि काम एक दिन में पूरा नहीं हुआ। जैसे देखिए आप रोड को कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं सपोज, और देखिए जैसे मतलब फ्लेक्स रिजिड पेमेंट बना रहे हैं, रिजिड पेमेंट का मतलब सीमेंट कंक्रीट का रोड बना रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है जी कि एक दिन में पूरा रोड बना लीजिएगा, कुछ काम किए उसके बाद फिर अगला दिन काम कीजिएगा। तो जैसे आज काम ख़त्म किए ना, तो जो वहाँ पे जो जॉइंट प्रोवाइड होगा उसे हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट कहेंगे। ठीक है, द जॉइंट डायरेक्टली देखिए कारण द जॉइंट डायरेक्शन अदर लॉन्ग द ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। कंस्ट्रक्शन जॉइंट है ना, ये ट्रांसवर्स भी हो सकता है और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में भी हो सकता है। ठीक है, इट शुड नॉट प्रोवाइड कॉर्नर ऑफ वॉल और कॉर्नर ऑफ पेमेंट। कॉर्नर वॉल का कॉर्नर में और पेमेंट का कॉर्नर में हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट नहीं देते हैं। ठीक है, कि सफल कल इट शुड नॉट प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर ऑफ वॉल, यानी वॉल का कॉर्नर में या पेमेंट का कॉर्नर में हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट। ठीक है, फिर कह रहा है ना इट शुड बी लोकेटेड वेयर शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट लो। हम लोग वहाँ कंस्ट्रक्शन जॉइंट देते हैं ना, लोकेट करते हैं जहाँ शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या हो, बहुत कम मात्रा में आए। ठीक है, फिर कह रहा है when high shear resistance is required at the construction joint। जहाँ हाई शेयर रेजिस्टेंस मैंने शेयर रेजिस्टेंस का रिक्वायर्ड बहुत ज़्यादा है कंस्ट्रक्शन जॉइंट में ना, तो शेयर की में भी प्रोवाइड वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शेयर की प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे शेयर को रजिस्ट करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहने का मतलब कि जहाँ पर हम जो जॉइंट दे रहे हैं बहुत ज़्यादा अगर शेयर स्ट्रेस आ रहा है तो वहाँ पर जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे क्या करेंगे, शेयर की प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए वो होता है कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट प्रोवाइडेड अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। जब हम सीमेंट कंक्रीट का पेमेंट बनाएंगे तो इसका हम डिजाइन दिखाएंगे, तो जो कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देंगे ओनली हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में देंगे टू केयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंक्रीट, ताकि कंक्रीट के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करे, केयर कर सके। ठीक है, इट इज ड्यू टू नेचुरल श्रिंकेज। किसके कारण कॉन्ट्रैक्शन आता है, तो सर श्रिंकेज के कारण आता है। ठीक है, विन रेनफोर्स इज नॉट प्रोवाइडेड। कब आता है सर, देखिए कारण विन रेनफोर्स इज नॉट प्रोवाइडेड देन मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज। अगर हम लोग रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं पेमेंट में, तो हम लोग जो मैक्सिमम स्पेसिंग देंगे वो 4.5 मीटर देंगे, इससे हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये बात को नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा एग्जाम में कि बिन रेनफोर्समेंट इज नॉट प्रोवाइडेड। अगर हम रेनफोर्समेंट पेमेंट में प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट इज टेकन हैज कितना देंगे, 4.5 मीटर, यानी 4.5 मीटर से हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं स्पेसिंग। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट का जो स्पेसिंग है मैक्सिमम, यानी उससे तो कम ही देते हैं हम लोग जनरली, लेकिन 4.5 मीटर से ज़्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, उसके बाद देखिए एक एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, एक्सपेंशन जॉइंट और प्रोवाइडेड ए भी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में प्रोवाइड करते हैं कारण टू अलाउ मूवमेंट ऑफ द कंक्रीट स्लैब ड्यू टू टेम्परेचर और सबग्रेड मॉइस्चर वेरिएशन। कह रहा ना कि एक्सपेंशन जॉइंट इसलिए देते हैं कि ताकि जो देखिए जैसे देखिए टेम्परेचर और मॉइस्चर वेरिएशन करने का मतलब है ना, देखिए अगर टेम्परेचर जैसे देखिए आप सीमेंट कंक्रीट पेमेंट बना दी तो रिजिड पेमेंट है जी। अब देखिए अगर आप एक्सपेंशन जॉइंट नहीं देते हैं तो क्या होता है ना कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो इसमें कंप्रेशन आएगा, और कंप्रेशन आएगा अगर कंप्रेशन आएगा और अगर देखिए कंप्रेशन आएगा कहने का मतलब है ना कि पेमेंट एक तरह से फैलना चाहेगा और उस पूरा रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, फैल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा
स्ट्रेस डेवलप होगा, तो इसको कम करने के लिए हम लोग देते हैं एक्सपेंशन जॉइंट, ठीक है। और मॉइस्चर के कारण देखिए, सबग्रेड मॉइस्चर वेरिएशन के कारण, जैसे कोई चीज़ भी देखिए अगर उसमें मॉइस्चर इंटर कर जाएगा ना, तो मॉइस्चर इंटर करने से उसका वॉल्यूम है जो क्या होता है, बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ गया भाई, तो उसके लिए जगह भी चाहिए वॉल्यूम बढ़ने के लिए, अगर जगह नहीं है तो कंप्रेशन का स्ट्रेस डेवलप होगा। अब देखिए कारण मैक्सिमम स्पेसिंग, एक्सपेंशन जॉइंट का हम लोग मैक्सिमम स्पेसिंग कितना ले सकते हैं, 140 मीटर। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि एक्सपेंशन जॉइंट में मैक्सिमम स्पेसिंग कितना दे सकते हैं, 40 मीटर। और एक्सपेंशन जॉइंट में 40 मीटर, और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट में अगर हम स्टील बार का यूज नहीं कर रहे हैं तो 4.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए वॉर्पिंग जॉइंट क्या होता है, तो कर लेना, वॉर्पिंग जॉइंट और प्रोवाइडेड अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देते हैं टू प्रिवेंट वॉर्पिंग ऑफ द कंक्रीट ड्यू टू टेम्परेचर और सबग्रेड। ये भी जो हम लोग देते हैं ना, टेम्परेचर और मॉइस्चर कंटेंट के लिए देते हैं, जो कि ये देखिए एक्सपेंशन देते हैं हम लोग ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, और वॉर्पिंग हम लोग देते हैं जो किस डायरेक्शन में देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए पेमेंट के जॉइंट हम लोग देते हैं, तो देखिए जब हम लोग देखिए ट्रांसवर्स जॉइंट, देखिए ड्यूअल बार का हम लोग यूज किस जॉइंट में करते हैं, ट्रांसवर्स जॉइंट में करते हैं। और लॉन्गिट्यूडनल बार का यूज हम लोग टाई बार में, देखिए लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में हम लोग टाई बार का यूज करते हैं। बस ये 2 पॉइंट तो आपको की पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। ट्रांसवर्स जॉइंट में ड्यूअल बार का यूज करते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट में टाई बार का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। करा ना, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस, करा ना, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रेजिस्टिंग सेक्शन ऑफ 20 सेंटीमीटर, स्लैब का थिकनेस है 20 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू द थिकनेस ऑफ स्लैब इज 2 है। कह रहा ना कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस, इक्विवेलेंट रेडियस हमको निकालने, कैलकुलेट करना है, जिसका रेजिस्टिंग सेक्शन ऑफ 20 सेंटीमीटर स्लैब, यानी स्लैब का थिकनेस जो 20 सेंटीमीटर है। इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू द थिकनेस ऑफ स्लैब इज कितना है, 2 है, ठीक है। देखिए कह रहा ना, वेस्टरगार्ड गिवन द रिलेशन फॉर रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन इन सेंटीमीटर। तो वेस्टरगार्ड क्या कहता है कि सर बी बराबर जो होगा ना, वो √1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 और ए का वैल्यू हमेशा किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, 1.724 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जबकि बी किसको बताता है, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, जो कि सेंटीमीटर में होता है। ए होता है रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटीमीटर में, और एच है जो स्लैब थिकनेस है, ये भी सेंटीमीटर में होता है। और गिवन डाटा स्लैब थिकनेस 20 सेंटीमीटर हम लोग का गिवन है, और रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन अपॉन स्लैब थिकनेस का जो रेशियो है 2 है, जो हमेशा 1.72 से क्या है, ज़्यादा है। तो बी बराबर ए हो जाएगा। जब b बराबर a होगा तो देखिए b बराबर a हो जाएगा, तो फिर देखिए b बराबर a हो जाएगा, तो b बराबर a और a बराबर 2h होता है। a बराबर कितना होता है, 2h होता है। स्लैब का थिकनेस 20 है, तो b कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा ना, द वैल्यू ऑफ रिजिडिटी फैक्टर फॉर डिजाइन पर्पस इफ द टायर प्रेशर इज ग्रेटर देन 0.7 मेगा पास्कल इज, अगर टायर प्रेशर 0.7 मेगा पास्कल से ज़्यादा हो गया तो क्या होगा। देखिए आपको पता है रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है, देखिए यहीं पे लिखा हुआ है, इसे लिख के बताते हैं। देखिए रिजिडिटी फैक्टर होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर, ठीक है। अब ये बताइए रिजिडिटी फैक्टर कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर, अगर देखिए टायर प्रेशर इज ग्रेटर देन 0.7, अगर टायर प्रेशर अगर ज़्यादा हो गया कॉन्टैक्ट प्रेशर से, तो क्या होगा, रिजिडिटी फैक्टर की वैल्यू 1 से हमेशा कम आएगा। क्यों, क्योंकि सर देखिए
डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू ज़्यादा है ना नोमिनेटर से, तो हमेशा एक से कम आएगा। तो देखिए टायर कॉन्टैक्ट रिजिडिटी फैक्टर होता है कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर, जो कि अगर टायर प्रेशर ज़्यादा है तो रिजिडिटी फैक्टर एक से कम, अगर कॉन्टैक्ट प्रेशर ज़्यादा है तो रिजिडिटी फैक्टर एक से ज़्यादा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा बी हो जाएगा। थोड़े से देख लीजिए कॉन्टैक्ट प्रेशर और टायर प्रेशर के बीच में ज़रा रिलेशन देख लीजिए। देखिए ये टायर है, देखिए टायर अंडर कंप्रेशन, कंप्रेशन में क्यों आएगा जी, तो कह रहा है ना इफ लोअर टायर प्रेशर, अगर देखिए टायर प्रेशर कम्स अंडर कंप्रेशन हेंस कॉन्टैक्ट प्रेशर इज ग्रेटर देन टायर प्रेशर। जैसे देखिए अब आप पेमेंट में, जैसे देखिए आप अगर रोड पे गए और रोड पे गए ना, तो आपका टायर का प्रेशर कम है, जैसे टायर का प्रेशर कम है ना, कि सेंस हम लोग समझिए कि जैसे जैसे मेरा जो व्हीकल है उसमें गाड़ी में जो टायर का प्रेशर कम करने का मतलब है ना जी कि उसमें हवा कम है। अब अगर देखिए टायर का प्रेशर कम है तो नहीं लिखते हैं जी कि थोड़ा सा ज़्यादा मतलब इफिशियंसी, मतलब कहने का मतलब कि थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी का खपत होता है। क्यों? क्योंकि सर अगर मेरा टायर प्रेशर कम है तो जिसके कारण कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा। जब टायर और पेमेंट के बीच में कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ रहा है पहली बात, और दूसरा कंप्रेशन हो रहा है, तो टायर प्रेशर कम रहेगा तो क्या होगा, कंप्रेशन देखने को मिलेगा। और देखिए दूसरी पॉइंट, अगर आपका पेमेंट से टायर प्रेशर है, जो कॉन्टैक्ट प्रेशर से टायर प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा, तो कह रहा है ना हाइट हायर टायर प्रेशर टायर कम्स अंडर टेंशन, क्या होगा ना ये टेंशन में होगा। क्यों? क्योंकि सर इसका कॉन्टैक्ट एरिया घट जाएगा पहली बात, हेंस प्रेशर इज लेस देन टायर प्रेशर, कॉन्टैक्ट प्रेशर होगा जो क्या होगा, टायर प्रेशर से कम होगा। उस समय तो आपको थोड़ा सा मतलब इफोर्ट कम लगाना पड़ेगा, एनर्जी का कम लॉस होगा। देखिए जनरल रिलेशन तो अभी आपको हम समझाइए दिए, क्या होगा कि सर अगर देखिए टायर प्रेशर अगर 7 है, तो देखिए टायर प्रेशर अगर 0.7 मेगा पास्कल यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो टायर प्रेशर और कॉन्टैक्ट प्रेशर दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, और रिजिडिटी फैक्टर RF का वैल्यू 1 मिल जाएगा। अगर टायर प्रेशर ज़्यादा है तो रिजिडिटी फैक्टर होता है टायर प्रेशर कॉन्टैक्ट प्रेशर अपॉन टायर प्रेशर, अगर टायर प्रेशर ज़्यादा है तो रिजिडिटी फैक्टर का वैल्यू 1 से कम आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का वैल्यू बड़ा होगा नोमिनेटर से, तो हमेशा 1 से कम आएगा। और सर अगर टायर प्रेशर कम है तो सर डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर नोमिनेटर से कम है तो क्या होगा, 1 से रिजिडिटी फैक्टर का वैल्यू 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर बोल रहा ना, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ IS 456 1978 एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में थोड़ा सा मतलब क्या IS कोड है 456 जो एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में क्या रिकमेंडेशन देता है। ठीक है 1978 देखिए, आर प्रोवाइडेड वेयर प्लान चेंज और वहाँ देते हैं टू प्रोवाइड इंश्योर मिनिमम रेजिस्टेंस, जहाँ ये तो सही बात है यार, जहाँ मिनिमम रेजिस्टेंस होता है वहाँ देते हैं करना, आर सपोर्टेड एट सेपरेट कॉलम, ये जो दो सेपरेट, जैसे कोई भी सेपरेट कॉलम है तो उसको जो जब हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं तो उसको सेपरेट करने का काम करता है, जो कि ऑल ऑप्शन मेरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंस्ट्रक्शन जॉइंट और प्रोवाइड, कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो सर वेयर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स इज स्मॉल, जो कि सही बात है यार, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कम होता है, वहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट देते हैं। कर ले वेयर द मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर, सही बात है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम लोग वहाँ देते हैं जहाँ एक दूसरे मेंबर को सपोर्ट करते हैं, यानी सर टेम्पोरली जहाँ काम हम लोग का स्टॉप हो गया वहाँ पर कंस्ट्रक्शन जॉइंट देते हैं, सही बात है। कह ना एट 18 मीटर अपार्ट हिंग कंस्ट्रक्शन, ये भी सही बात है यार, ये ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन जॉइंट और प्रोवाइडेड बिन बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स और स्मॉल, जहाँ बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स स्मॉल हो, वेयर द मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर देन 18 मीटर अपार्ट हम कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर कह रहा है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द, कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो कह रहा है कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर नेसेसरी प्लानिंग ऑफ द देयर लोकेशन, एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड टू एकोमोडेट थर्मल एक्सपेंशन, सही बात है यार।
कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आर प्रोवाइडेड टू कंट्रोल द श्रिंकेज और क्रैक। सही बात है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हम लोग श्रिंकेज और क्रैक को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं थर्मल एक्सपेंशन के लिए, और कंस्ट्रक्शन जॉइंट नेसेसरी प्लान फॉर देयर लोकेशन। ये भी सही बात है यार, यानी ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरा डी आंसर हो जाएगा, है ना। एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड टू एकोमोडेटेड द थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट आर प्रोवाइडेड ड्यू टू। एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं हम लोग थर्मल एक्सपेंशन के लिए देते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देते हैं श्रिंकेज और क्रैक को कंट्रोल करने के लिए। फिर देखिए क्या है ना, कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर नेसेसरली प्लानेड ऑफ देयर लोकेशन वेयर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स रिलेटिवली, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कम होता है। अब थोड़ा सा जॉइंट के बारे में देख लीजिए, करा ना, इन कंक्रीट कंस्ट्रक्शन जॉइंट और डिसकंटिन्यूटी विन द इंट्रोड्यूस द कंक्रीट कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस पर्पस। जिसे डिसकंटिन्यूटी कहने का मतलब, जो हम लोग जॉइंट देते हैं उसका बहुत पर्पस है। देखिए टाइप्स ऑफ जॉइंट हम लोग 4 तरह के जॉइंट देते हैं जनरली। कंस्ट्रक्शन जॉइंट देते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देते हैं, और आइसोलेशन जॉइंट देते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख ले। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है, कंक्रीट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी कॉस्टेड इन वन डे गो। एक अगर कह रहा है ना, हम कंक्रीट स्ट्रक्चर कैन नॉट बी कॉस्टेड इन वन और हेंस वेयर विल बी टाइम डिफरेंट बिटवीन कंक्रीट प्लेसमेंट। कहने का मतलब है कि अगर हम कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और वन डे गो माने एक दिन में अगर हम काम नहीं कर पाए, कह रहा ना वन डे गो माने एक दिन में हम लोग काम नहीं कर पाए, डिफरेंट टाइम में काम कर रहा है, तो वहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट देते हैं। कह रहा कंस्ट्रक्शन जॉइंट और प्रोवाइडेड विन एवर द कंस्ट्रक्शन वर्क टू स्टॉप। वो सेम ही बात है कि जैसे टेम्पोरली कंस्ट्रक्शन वर्क स्टॉप हो गया, अब आगे हमको काम कुछ दिन बाद करना, तो वहाँ पर हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट देंगे। कह रहा देयर आर वर्टिकल जॉइंट कट इनटू ए वॉल द अलाउ टू कंक्रीट टू श्रंक विथआउट नोटिसेबल इन हार्म। करा दीज आर वर्टिकल जॉइंट। कैसा जॉइंट होता है, तो करा दीज आर वर्टिकल जॉइंट कट इनटू द वॉल दैट अलाउ टू कंक्रीट टू श्रिंक विथआउट नोटिसेबल हार्म। माने इस वर्टिकल जॉइंट अगर है तो इस श्रिंक को अलाउ करेगा। ठीक है, कह रहा ना कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज द इंटरफेस बिटवीन द डिफरेंट कंक्रीट प्लेसमेंट। कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज द इंटरफेस बिटवीन द डिफरेंट कंक्रीट प्लेसमेंट। डिफरेंट कंक्रीट प्लेसमेंट कहने का मतलब है कि कुछ काम अभी किए, कुछ काम कुछ समय के बाद किए, यानी आज किए, कल किए, 8 घंटा के बाद किए, 10 घंटा के बाद किए, वहाँ भी देते हैं। कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज द इंटरफेस बिटवीन द डिफरेंट कंक्रीट प्लेसमेंट। फिर आगे देखिए कारण कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज रिड्यूस द थर्मल और श्रिंकेज क्रैक। कंस्ट्रक्शन जॉइंट थर्मल और श्रिंकेज क्रैक को कम करता है। दे शुड बी प्लानेड एक्यूरेटली ऑफ देयर लोकेशन इन द स्ट्रक्चर। अब थोड़ा सा देख लीजिए एक्सपेंशन जॉइंट, है ना, देखिए एक्सपेंशन जॉइंट और प्रोवाइडेड इन द कंक्रीट स्ट्रक्चर ड्यू टू वॉल्यूम चेंज टेंडेंसी ऑफ कंक्रीट फॉर वेरियस रीजन लाइक टेम्परेचर। जैसे एक्सपेंशन जॉइंट हम लोग वहाँ पर ही देते हैं, अभी आपको पहले भी हम बता चुके हैं, जहाँ वॉल्यूम चेंज के संभावना टेंडेंसी हो, वॉल्यूम चेंज की संभावना वहाँ देते हैं। अब वॉल्यूम चेंज कैसे हो सकता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, मॉइस्चर उसमें इंक्रीज कर गया, जिसके कारण इसीलिए हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। करें ना, इन टेम्परेचर राइज कंक्रीट वॉल्यूम इंक्रीज। टेम्परेचर अगर राइज होगा तो कंक्रीट के वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। ड्यू टू दिस इंक्रीज वॉल्यूम स्ट्रेस में भी डेवलप। जब वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो स्ट्रेस डेवलप इन स्ट्रक्चर में स्ट्रेस डेवलप होगा। इफ दिस एक्सपेंशन इज रिस्ट्रिक्टेड, इसलिए हम लोग एक्सपेंशन देते हैं। Hence, grips are provided in the structure at predetermined location of according this expansion होता है। These
गैप और जॉइंट और अलाउ टू एक्सपेंशन। गैप या जॉइंट है जो क्या किसको अलाउ करता है, तो सर गैप और जॉइंट इसीलिए देते हैं कि ताकि एक्सपेंशन को अलाउ कर सके, स्ट्रेस डेवलप ना हो स्ट्रक्चर में। उसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है, तो कह रहा ना कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और द जॉइंट। कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है, तो कह रहा कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट और द जॉइंट विच आर गिवन इन एनी कंक्रीट स्ट्रक्चर ड्यू टू श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट। जैसे जितना टेम्परेचर पे हम लोग डिजाइन, जैसे 27 डिग्री से टेम्परेचर पर अगर कोई चीज़ बना और उससे अगर टेम्परेचर कम गया तो जिसके कारण क्या होगा, टेम्परेचर कम गया या उससे मॉइस्चर कंटेंट कम गया जिसके कारण श्रिंकेज आएगा ना, इसीलिए हम लोग कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट देते हैं, तो श्रिंकेज को रिड्यूस करने के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, करना ए फ्रेश कंक्रीट मिक्सचर इज फ्लूड। अच्छा फ्रेश कंक्रीट मिक्सचर होता है जो किस स्टेट में होता है जी, फ्लूड कंडीशन में होता है। कहने का मतलब थोड़ा सा मतलब फ्लूड कंडीशन में होता है। प्लास्टिक मास दैट कैन बी मोल्डेड इनटू virtually by any shape but it is a harsh there the reduce the volume। जब वो हर्ष होता सूखता है तो जिसके कारण वॉल्यूम रिड्यूस होता है, इसके कारण भी हम लोग देते हैं। कारण in this reduction in volume is restrained। वॉल्यूम में जो कमी होता है, रिडक्शन होता है, उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। देयर विल बी no shrinkage crack in the structure, hence the reason construction joint are provided in the structure account for the श्रिंक बस ये श्रिंकेज को कम करता है। ठीक है, श्रिंकेज जहाँ होता है ना वहाँ कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट। आइसोलेशन जॉइंट क्या होता है, आइसोलेशन जॉइंट और द जॉइंट। कारण आइसोलेशन जॉइंट क्या होता है, तो कारण आइसोलेशन जॉइंट और द जॉइंट बीच आर प्रोवाइडेड टू आइसोलेटेड डिफरेंट एडजेसेंट सेक्शन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर कारण एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर इज एक्सीड। एक्सपेंशन जॉइंट अभी हम आपको लोग कोई फर्स्ट क्वेश्चन बता चुके हैं। एक्सपेंशन जॉइंट हम लोग वहाँ देते हैं जब कंक्रीट स्ट्रक्चर का जो लेंथ है 45 मीटर से एक्सीड कर जाए 45 से। ठीक है, कारण एक्सपेंशन जॉइंट आर प्रोवाइडेड इफ लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर इज एक्सीड 45 मीटर। इन 45 मीटर से अगर कंस्ट्रक्शन का लेंथ अगर एक्सीड कर गया तो हम लोग एक्सपेंशन जॉइंट देते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट के बारे में तभी हम लोग को दो क्वेश्चन में देख लेकर इट इज ए मूवमेंट। एक्सपेंशन जॉइंट कैसा जॉइंट होता है, तो कह इट इज ए मूवमेंट जॉइंट विथ कंप्लीट डिसकंटिन्यूटी इन बोथ रेनफोर्समेंट और कंक्रीट एंड इंटेंट टू accommodate their expansion or contraction of the structure। एक्सपेंशन जॉइंट वर्क लाइक इन एक्सपेंशन जॉइंट भी है ना जो कैसा वर्क करता है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की तरह वर्क करता है। एक पद भी देन एक्सपेंशन जॉइंट वर्क है, एक्सपेंशन जॉइंट कैसा वर्क करता है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट की तरह वर्क करता है ऑल्सो। कारण स्ट्रक्चर इन विच मार्केट चेंज इन द प्लान डायमेंशन टेक प्लेस shall be provided expansion or joint at the section where the change equals होता है। ठीक है, कारण एक्सपेंशन जो देखिए नहीं दिख रहा है, कारण एक्सपेंशन जॉइंट shall be provided that the necessary movement required in the minimum resistance at the joint of the structure। देखिए कारण structure joint to be the joint should be the support the separation of column wall but नॉट नेसेसरी टू सेपरेशन ऑफ फाउंडेशन के लिए जो नेसेसरी नहीं है, किसके के लिए है, तो सरकार एक बार ई लाइन को थोड़ा सा देख लीजिए। कारण ना स्ट्रक्चर जॉइंट टू बी द जॉइंट शुड बी प्रेफरेबल कहाँ करता है, सपोर्टेड या सेपरेशन ऑफ कॉलम वॉल बट कॉलम और वॉल में होगा सेपरेशन के लिए, बट नॉट नेसेसरली सेपरेशन ऑफ फाउंडेशन के लिए नहीं है सेपरेटली। ठीक है, देखिए कारण reinforcement shall not extend across an expansion joint and
expansion joint and break between the sections shall be completed. कारण है reinforcement shall not extend across the expansion joint. एक्सपेंशन जॉइंट में रेनफोर्समेंट नहीं देते हैं. ब्रेक बिटवीन द सेक्शन टू बी कंप्लीट, जब पूरी तरह से सेक्शन मेरा ब्रेक होगा वहाँ पर हम लोग नहीं देंगे. ठीक है. हैज पर IS 456 और 456 की बात करें तो देखिए कह रहा ना द डिटेल हैज द लेंथ ऑफ अ स्ट्रक्चर वेयर एक्सपेंशन जॉइंट हैव बी प्रोवाइडेड कैन बी डिटरमाइंड आफ्टर टेकिंग इनटू consideration variation factors such as exposure to exposure to weather, the time and season of the laying of concrete. कह रहा ना. देखिए सबसे पहली बात को एक बार फिर से देखिए. कह रहा ना द the detail has the length of a structure where expansion joint have to be provided. expansion joint हम लोग वहाँ प्रोवाइड करते हैं. can be determined the after taking in consideration variation factors such as temperature, exposure to weather, the time and season of laying of concrete. जहाँ हम लोग सेशन ऑफ लेइंग ऑफ कंक्रीट मतलब हम लोग जहाँ कंक्रीट बिछा रहे हैं वहाँ देते हैं. ठीक है. कल नॉर्मली स्ट्रक्चर एक्सीडिंग 45 मीटर इन लेंथ, अगर 45 मीटर से लेंथ बढ़ गया, लेंथ और डिजाइन विथ वन और मोर एक्सपेंशन जॉइंट वहाँ है. अगर नॉर्मली जनरली अगर हम बात करें कंक्रीट का जो लेंथ है 45 मीटर से अगर एक्सीड कर गया तो हाँ एक या एक से ज़्यादा जो वन और मोर एक्सपेंशन जॉइंट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है. IS 3414 गिवन द डिजाइन कंसिडरेशन. IS कोड देखिए पूछता है कि कौन है जो डिजाइन कंसिडरेशन. IS कोड पूछेगा तो आपको 3414 याद रखना. IS 3414 क्या है? डिजाइन कंसिडरेशन का IS कोड है. डिजाइन अगर आप मतलब रिजिड पेमेंट का डिजाइन कर रहे हैं तो उसका IS कोड कितना यूज करिएगा? 3414. ठीक है. देखिए कह रहा है ना कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर स्लैब थिकनेस है इफ द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू द थिकनेस ऑफ स्लैब इज 0.5 है. अभी आपको ये वाला न्यूमेरिकल जस्ट बताया है. वेस्टरगार्ड इज ए गिवन रिलेशन फॉर रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन इन सेंटीमीटर. बी बराबर क्या होता है जी? तो सर अंडर रूट 1.6 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 0.675 एच, जो कि ए का वैल्यू किससे कम होना चाहिए? 1.72 एच से कम होना चाहिए ए का वैल्यू. अब देखिए बी क्या है? तो इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन इन सेंटीमीटर वेयर इज लेस देन 1.72 एच होता है. ए क्या होता है? तो सर रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन और एच स्लैब थिकनेस. अब देखिए स्लैब थिकनेस 20 सेंटीमीटर दिया गया है और जो रेशियो दिया गया है रेशियो किसका दिया गया है? देखिए कह रहा ना द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ व्हील लोड डिस्ट्रीब्यूशन टू द थिकनेस ऑफ स्लैब का जो रेशियो है यानी A/H का रेशियो 0.5 है, जो कि क्या है जी? तो 1.72 से छोटा है. तो जब 1.72 से छोटा है तो फिर हम लोग ई वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. बी बराबर क्या होगा सर? अंडर रूट 2h और अंडर रूट 1.6 a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 0.675 h. जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा? 10.16 सेंटीमीटर आएगा. यही अगर इससे बड़ा होता तो डायरेक्ट 2 से गुना कर देते 2h हो जाता. चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए. करना 12 नंबर करना सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मीट और नून. जब देखिए दो गो कंक्रीट का हम लोग जोड़ना है तो वहाँ कंस्ट्रक्शन जॉइंट देता है, आपको तो पता है. देखिए करना द सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मीट और नोन है, जिससे वहाँ बड़े हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट देते हैं. करना द सरफेस वेयर टू सक्सेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट और मीट नोन है, जो वहाँ कंस्ट्रक्शन जॉइंट देते हैं. ठीक है. करना देखिए
कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर प्रोवाइडेड। कंस्ट्रक्शन जॉइंट प्रोवाइड कहाँ करता है? तो सर बेंडिंग मूवमेंट, स्मॉल शेयर फोर्स स्मॉल, और मेंबर इज सपोर्टेड अनदर मेंबर, जो कि ऑल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरा। तो क्या करा? कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्रोवाइडेड वेयर बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स स्मॉल होना चाहिए एंड मेंबर इज सपोर्टेड बाई अदर मेंबर से सपोर्ट होना चाहिए। फॉलोइंग पॉइंट आर हेल्पफुल टू प्रोवाइडेड कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन आरसीसी स्लैब बीम एंड रॉफ्ट फाउंडेशन। क्या होता है? देखिए, एक नंबर की बात करें, कंस्ट्रक्शन जॉइंट शैल बी प्रोवाइडेड प्रोपरली एट लोकेशन वेयर स्ट्रेस इज जीरो। हम लोग वहाँ पर ही देंगे जहाँ स्ट्रेस एकदम ना के बराबर आ रहा है, यानी निग्लिजिबल, यानी एकदम जीरो आ रहा है, वहाँ कंस्ट्रक्शन जॉइंट देंगे। प्रोवाइडेड कंस्ट्रक्शन जॉइंट टू मिनिमम पॉसिबल, कारण प्रोवाइडेड कंस्ट्रक्शन जॉइंट हैज मिनिमम, जिसे जितना से जितना कम हो सके कंस्ट्रक्शन जॉइंट, ठीक है, पॉसिबल होना चाहिए। बीम एंड, कारण फॉर बीम एंड स्लैब्स कंस्ट्रक्शन जॉइंट आर प्रेफरली लोकेटेड एट 1/3 ऑफ स्पैन। बीम और स्लैब में जो हम लोग कंस्ट्रक्शन जॉइंट देंगे ना, स्पैन लेंथ का कितना देंगे? 1/3 पर देंगे, ठीक है। चॉइस द current choice of this location is based on consideration of low bending moment and relatively low shear force। वहाँ हम लोग वहाँ चॉइस करेंगे जहाँ बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स क्या होगा रहा? लो, यानी बहुत कम आ रहा होगा, ठीक है। लोकेशन ऑफ 1/3 स्पैन इज नॉट अप्लीकेबल टू सिंपली सपोर्टेड बीम। 1/3 वाला लोकेशन है जो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए नहीं है, ठीक है। देखिए करा ना, location of 1/3 span is not applicable to simply supported beam and slab because the location is expected to have considerable shear force and bending moment। वहाँ है जो जितना बहुत ज़्यादा shear force और bending moment आता है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम में 1/3 स्पैन पे। कारण कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज नॉट प्रेफर फॉर मिड स्पैन। मिड स्पैन में तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट आप नहीं दे सकते हैं। देखिए 14 नंबर का है ना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस टू द कंक्रीट पेमेंट इफ द रेशियो ऑफ देयर थिकनेस इज 1.5। कह रहा ना, देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, कह रहा ना, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस फॉर कंक्रीट पेमेंट। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का हम लोग को पूछ रहा, तो आपको देखिए रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर अगर उसको हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं तो एल बराबर क्या होता है? तो ई एच क्यू अपन 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर और ऑल ओवर पे पावर 1/4 होता है। तो सर ई क्या होता है? तो सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, जो कि केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। म्यू पॉइजन रेशियो होता है, जो कि पॉइजन रेशियो कंक्रीट, देखिए हम लोग मटेरियल में यूज कर रहे हैं कंक्रीट, और कंक्रीट का पॉइजन रेशियो 0.15 होता है, तो म्यू पॉइजन रेशियो जो कि 0.15 ले लेंगे। एच स्लैब थिकनेस है जो कि हम लोग सेंटीमीटर में लेके चलेंगे, और के क्या है? सबग्रेड मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, जो कि केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में लेके चलेंगे, ठीक। अब देखिए कह रहा है ना, रेशियो ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ टू कंक्रीट पेमेंट वो जो रेशियो ऑफ स्लैब थिकनेस, स्लैब थिकनेस का रेशियो कितना दिया गया है? तो सर 1.5 दिया गया। तो L1/L2 जब इसको कीजिएगा तो 16 तो सब कट जाएगा, H1/H2 आएगा। अब H1/H2 1.5 पे पावर 3/4 कीजिएगा तो वैल्यू आपको आ जाएगा 1.355, ठीक है। देखिए रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ स्लैब टू सबग्रेड क्या होता है? कारण ए सर्टेन डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू स्लैब डिफ्लेक्शन इज ऑफर्ड बाय द सबग्रेड होता है। कारण ए सर्टेन डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू स्लैब डिफ्लेक्शन, कहने का मतलब है ना कि कुछ मात्रा में स्लैब में जो डिफ्लेक्शन आता है ना उसको रजिस्ट करता है। ऑफर वाइज सबग्रेड, सबग्रेड कुछ मात्रा में, सर्टेन डिग्री ऑफ मतलब कुछ मात्रा में रजिस्ट करता है। कह ना, द प्रेशर डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिजिड पेमेंट इज यूज फंक्शन ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ स्लैब डॉट ऑफ
सब ग्रेड होता है। वेस्टरगार्ड डिफाइन है द टर्म ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। वेस्टरगार्ड तो फार्मूला देवे क्या है जी, EH/12 के 1 - म्यू स्क्वायर ऑल ओवर पे पावर 1/4। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा 15 नंबर ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द सबबेस लेयर इन पेमेंट। सबबेस लेयर का फंक्शन क्या होता है पेमेंट में, देखिए कह रहा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ सबबेस लेयर ऑफ द पेमेंट। अब आपको बताएं कि पेमेंट में जनरली 4 लेयर देते हैं, सॉइल सब ग्रेड, उसके बाद सब बेस, बेस कोर्स और सरफेस कोर्स। अब देखिए ऑप्शन क्या है, टू प्रोवाइड अ स्मूथ और यूनिफॉर्म सरफेस फॉर रिजिड। कारण टू प्रोवाइड अ स्मूथ और यूनिफॉर्म मैंने एक समान प्रोवाइड देता है करता है रीडिंग। टू प्रोवाइड अ स्किड रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करता है, टू रजिस्ट द ऑब्सर्वेशन ऑफ फोर्स ट्रैफिक और टू मिनिमाइज द ड्रेनेज इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट एक्शन। इस देखिए सबसे बड़ा बात है जो हम लोग बेस कोर्स देते हैं ना, ड्रेनेज इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है। सबसे बड़ा बात है ड्रेनेज के लिए हम लोग देते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा मेरा डी। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में, जो कि पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं। देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट इज वन डेट इज मेड ऑफ वन और मोर लेयर ऑफ मटेरियल, एक या एक से ज़्यादा लेयर मटेरियल से बनता है। हाईएस्ट क्वालिटी मटेरियल फॉर्मिंग द टॉप लेयर, यानी सबसे जो अच्छा क्वालिटी का मटेरियल होगा उसको हम लोग टॉप में रखेंगे। देखिए टाइपिकल फ्लेक्सिबल पेमेंट कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट, जनरली 4 कंपोनेंट हम लोग रखते हैं। सबसे पहले नीचे होता है सॉइल ग्रेड, जो कि बेस्ट क्वालिटी का सॉइल होता है, पर उसके बाद हम लोग सब बेस देते हैं, उसके बाद बेस कोर्स देते हैं और सबसे टॉप में देते हैं सरफेस कोर्स देते हैं। सॉइल ग्रेड की बात किया जाए तो क्या होता है, देखा ना, इट इज ए लेयर ऑफ नेचुरल सॉइल प्रिपेयर बाय रिसीविंग स्ट्रेस, जो स्ट्रेस को रिसीव करता है टॉप लेयर से। नॉर्मली टॉप मतलब टॉप नेचुरल सॉइल में अच्छा क्वालिटी का सॉइल होता है। उसको देखिए सब बेस कोर्स की बात किया जाए तो क्या होता है, सब बेस कोर्स इट इज ए प्रोवाइडेड बेंथ बेस कोर्स होता है। प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड प्राइमरी फंक्शन तो इसका सब बेस कोर्स का है कि स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, प्रोवाइड ड्रेनेज को प्रोवाइड करता है और रिड्यूस इंस्ट्रक्शन ऑफ फाइन टू द सबग्रेड payment structure, a payment constructed over a high quality steep subgrade does not require to सबग्रेड मतलब हाई क्वालिटी का जरूरत नहीं है सबग्रेड के। उसके बाद देखिए बेस कोर्स की बात किया जाए तो क्या होता है, इट इज ए प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिलो द सरफेस। सरफेस कोर्स यानी बेस कोर्स और सरफेस कोर्स के नीचे प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडेड लोड डिस्ट्रीब्यूशन और लोड को डिस्ट्रीब्यूट और कंट्रीब्यूट करने का काम करता है। टू सर्व सरफेस ड्रेनेज का काम करता है। इट इज टू क्रशेड स्टोन, किसका होता है, क्रशेड स्टोन इसमें होता है। सरफेस कोर्स की बात किया जाए तो इट इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विथ ट्रैफिक लोड। सरफेस कोर्स डायरेक्टली ट्रैफिक लोड से कांटेक्ट में होता है। इट इज सुपीरियर इन क्वालिटी, बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है। इट फंक्शन टू बी प्रोवाइडेड फ्रिक्शन स्मूथनेस और ड्रेनेज, फ्रिक्शन स्मूथनेस और ड्रेनेज को प्रोवाइड करता है सरफेस को। इट इज मेड अप बाय डेंस ग्रेडेड asphalic कंक्रीट। चलिए 16 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। थैंक यू, टेक केयर।